आप ये बताएं कि काजी फायज़ ईसा साहब को देखते हुए जिन्होंने इससे पहले रऊफ़ हसन साहब के टाउट कहने को भी इग्नोर किया, जैसे आमिर फ़ारूक के हवाले से भी रऊफ़ हसन साहब ने रिमार्क्स किए थे, ऐसे उस पर भी कुछ नहीं किया, और ना ही उन्होंने एक कमिश्नर साहब जिन्होंने धांधली का इल्ज़ाम बराह रास्त लगाया, कुछ भी नहीं किया। ये काजी फायज़ ईसा साहब फैसल वावडा साहब को सज़ा सुना सकते हैं कंटेम्प्ट में? देखिए नहीं होगा कुछ भी। क्यों? अच्छा। आपने खुद ही बता दिया कि इससे ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस डायरेक्ट चीफ जस्टिस के ऊपर लगे हैं। आज चीफ जस्टिस क्या कह रहा है? आज चीफ जस्टिस ने, आपने सुनी उनकी बयानियाँ जी कि जी मेरे खिलाफ तो जो मर्जी कह लें, मेरे इदारे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ ना कहें, मैं तो इंस्टीट्यूशन के लिए खड़ा हूँ। अरे भाई, आप इंस्टीट्यूशन के लिए खड़े हैं, आपकी इंस्टीट्यूशन ही तो करप्ट है, या आपके इंस्टीट्यूशन के ऊपर तो लोग कंटेम्प्ट समझते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये अवाम का एक तासुर है। तो आप किस इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अच्छा, अब बात यह है कि अगर इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है तो देन इंस्टीट्यूशन को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते बाय दीज केसेस। ओके, आप इंसाफ देंगे, आपके इंस्टीट्यूशन से इंसाफ की तवक्को है। अगर आप इंसाफ नहीं देंगे, क्योंकि इंसाफ पहचाना जाता है आयशा, हर बंदा पहचानता है कि इंसाफ मिला या नहीं मिला। जिसने गलत काम भी किया होता है ना, जब उसके खिलाफ केस जाता है तो सबको पता होता है कि केस सही मेरिट के ऊपर इंसाफ मिला है किसी को या नहीं। तो मैं ये समझता हूँ काजी साहब ने इसको जो बेंच बनाया है तो इसीलिए बनाया क्योंकि एक दो जजेस इस वक्त थोड़े से गुस्से में हैं वहाँ। अच्छा, अंदर से भी दबाव है सुप्रीम कोर्ट के? अंदर से भी कुछ लोग, अब देखिए ना, अब कुछ लोग खड़े हो गए हैं एजेंसियों के खिलाफ जी। तो काजी साहब फिक्रमंद है। मेरा ये असेसमेंट है कि काजी साहब फिक्रमंद है कि ये बात को अगर रोका ना गया और जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट का क्लैश हो गया तो फिर तो तबाही है इस मुल्क में। यही तो दो इदारे हैं जो कि एक आइन को प्रोटेक्ट करते हैं, एक नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है, एक आइन को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपस में नेशनल सिक्योरिटी और आइन का क्लैश हो जाए तो देन देयर इज नो नेशन, देयर इज नो नेशन स्टेट। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? तो मैं इसलिए ये समझ रहा हूँ काजी साहब इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ जजेस को भी ठंडा किया जाए, एस्टैब्लिश को भी समझाया जाए कि पीछे हटो, आप लोग बहुत आगे आ गए, आप बड़ा मुश्किल हो गया लोगों को कंट्रोल करना। अच्छा। उधर आवाम लगी हुई है, सियासी जमातें लगी हुई हैं, उनके भी अपने दुख रोने सो ही इज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ये उन्होंने बेंच बनाया और खुद आ गए उसके अंदर। जी। ये तवक्को नहीं थी कि खुद आएंगे, क्योंकि लगता है ऐसे था कि जिस जज के खिलाफ बातें हो रही हैं जी वो बुलाएगा, वो आएंगे। हाँ। अच्छा, उन्होंने प्रीएम्प्ट कर दिया कि वो बाबर सत्तार ना किसी और को बुला ले, कियानी साहब ना किसी और को बुला ले, अतर ना किसी और को बुला ले। अच्छा। और ये आजकल जिस मूड में है कुछ करवर ना दें। फिर ये जैसे कहते हैं ना कि वो लाल लाइन जो है वो क्रॉस हो जाएगी, फिर उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट हिट बैक करेगी। अभी तो लोग ये कह रहे हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम आ गई है जुडिशरी के साथ, तो कल को एस्टैब्लिशमेंट की ए टीम आ गई तो क्या होगा? अब अल्लाह ही रहम करे, अगर ये बी टीम ये कर रही है तो ए टीम क्या करेगी? पता नहीं ए टीम का कौन लोग हैं और ए टीम के अंदर क्या क्या होता है। तो इसलिए this thing has to stop. The clash between establishment and judiciary has to, इनको हटाना। Clash of the Titans आपने उसको तो काजी साहब मैं समझता हूँ इस वक्त उस स्टेज में है कि वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल हो जाए, किसी तरह रुक जाए। और ये बुला लिया फिर पोस्टपोन कर दिया। देखे ना आप, 5 तक चला गया, 5 तक चला गया। फिर आगे एक हियरिंग होगी, उसने कहा जी ट्रांसक्रिप्ट्स लेके आए, कोई ट्रांसक्रिप्ट ठीक नहीं निकलेगी, कहेंगे चलो फिर जाओ ठीक करके ले आओ, जैसे एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा ना। और फिर 2 हफ्ते के बाद, और मैं आपको बताऊं सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त अभी तक अनरिजॉल्व्ड कंटेम्प्ट केसेस पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े लोगों को बुलाया था फॉर कंटेम्प्ट, एक आदमी तो रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं जाऊंगा ही नहीं। उस वक्त के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, बड़ी उनकी इज्जत लोग करते थे, उनका नाम था अर्देश्वर कावस जी, मरहूम अब। तो उन्होंने ठीक ठाक सुप्रीम कोर्ट की क्लास ली थी और तो बुला लिया उनको। तो वो गए, उन्होंने पहले तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाता, की कर लोगे? अच्छा। बड़े परेशान हो गए ये लोग, अब क्या करें। वो 80 years old प्लस, उनकी बड़ी इज्जत थी। अच्छा, तो खैर एनीवे वो बड़ा हुआ तो ये पहुँचे, इन्होंने जाके फिर फाइनली 2-3 के बाद फिर बुलाया इनको, फिर गए। बड़ी उनकी इज्जत, उन्होंने फिर जाके कहा कि जी तुसी मेरे खिलाफ तो केस कर ही नहीं सकते तुम। तो अब बात यह है कि आई होल्ड यू इन कंटेम्प्ट। उन्होंने वहाँ खड़े होकर कह दिया कि हाँ मैं तो कंटेम्प्ट में रखता हूँ आपको, करो मेरे खिलाफ क्या करना है। तो उन्होंने माफ़ी मांगी जजेस हजरात ने एक किस्म की मेटाफोरिकली, और क्या सर चले जाओ, माफ करो, सर चले जाओ, तो चले जाओ। तो बात ये केसेस तो बड़े पड़े हुए हैं वहाँ। ठीक है। तो ये आज भी कोई कह सकता है कि जी क्यों इतनी जल्दी क्या मेरे ऊपर आपने कंटेम्प्ट लगाया? वो जो पहले केसेस पे ने
उन्होंने तो कटो तो चलाओ ना पहले, उन्होंने तो फैसले करो। अच्छा, तो ये इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, इट इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स आज के माहौल के अंदर आर मीनिंगलेस। और वैसे भी लोग कह रहे हैं कि फैसल वावडा साहब जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस अंदाज के हैं, मुश्किल होगा उनको सज़ा देना। ये भी नहीं, सज़ा मुश्किल क्या, अनटचेबल जैसे होता है। अरे नहीं, देखिए सज़ा देना आज देना चाहें, अगर एक सिग्नल देना चाहें तो सज़ा तो हर किस्म की होती है ना। 6 महीने भी दे सकते हैं, 2 साल भी दे सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कंटेम्प्ट में कि नौयत डिपेंड करता है। मगर एक और भी तो सज़ा होती है ना, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। वो जैसे क्या आपको सज़ा दी है, जब तक कोर्ट बैठा है आप एक क्रिमिनल बन चुके हैं, जब हम उठ के जाएंगे तो आपकी सज़ा खत्म हो जाएगी, तो एक कन्विक्शन आ जाती है, मोहर लग जाती है कि यू कन्विक्टेड। हाँ, तो सज़ा तो 1 सेकंड की भी सज़ा ही होती है, ज़ाहिर है अलामती होती है, सिंबॉलिक सज़ा दे दी अदालत ने और आप सज़ावार ठहरे, कन्विक्शन होगी। अच्छा, तो बात यह है कि क्या ऐसे होगा, आई डोंट नो, बट मेरा ख्याल है कि ये जो कंटेम्प्ट वाला इशू है ना जी, ये इसमें अब अहमियत नहीं रही, क्योंकि हर बंदा उठ के कंटेम्प्ट कर रहा है। और वो सही कह रहा है फैसल वाडा को, भाई की हो गया जड़े बाकी लोग ने जिन्होंने कंटेम्प्ट की थी उन्होंने तो बुलाया नहीं तुसी, तो मुझे तुसी क्यों बुला रहे हो। तो इसलिए ये बात नहीं जाएगी ज़रा दूर। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह से आपने कहा कि काजी फैज़ ईसा साहब कोशिश करेंगे कि डैमेज कंट्रोल हो जाए और जो बराह रास्त किए जा रहे हैं उनका सिलसिला रुक सके। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। लंबा हो गया। वेलकम बैक टू द शो। सेठ साहब, गंडापुर साहब का गंडासा ये एक नई फिल्म बन रही है इस वक्त केपी के लेवल पर, 15 दिन के लिए ये चलेगी। 15 दिन? हाँ, सिनेमाघरों में। Why not for a month? 15 दिन की मोहलत है अभी इब्तदाई तौर पर। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं, लेकिन 15 दिन की मोहलत देते हुए गंडापुर साहब क्या फरमा रहे हैं, सुने। आपका जोर भी हमने देख लिया है। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है, एक दिन में। जिनकी आजादी में हमें जंगें लड़ी हैं, तुम तो उनके सामने हमारी हवा निकल गई है। अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। ये देखें, कश्मीर को लेकर ये बयानिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही है, इसका क्या मतलब? देखिए, वो तो बात की बात है, वो भी आते हैं। हाँ। मगर बात तो सही कह रहे हैं कि एक दिन में हवा निकल गई। हाँ। फेडरल गवर्नमेंट की भी, वहाँ की लोकल हुकूमत के भी, और उनके पीछे जो खड़े हैं सबकी हवा निकल गई ना। और इतनी हवा निकली है कि 23 अरब रुपया देना पड़ गया, हवा भी निकल गई और 23 अरब रुपया भी देना पड़ गया। और सबसे ज़्यादा बड़ा खर्च फिक्र ये है कि और जगह पे भी लोग खड़े हो गए। अगर ताजर हजरात यहाँ खड़े हो गए लाहौर में, जब आप उनसे टैक्स लेने जाएंगे और लाहौर को बंद कर दिया तो फिर क्या होगा। और अब तो आपने एक जैसे कहते हैं ना, एक कॉपी कैट स्ट्राइक्स की इजाज़त दे दी है कि जब भी कोई स्ट्राइक करेगा 2-3 दिन और लड़ाई झगड़े होंगे तो आप फ़ौरन पैसे दे के अपनी जान छुड़ाएंगे। तो ये तो बहुत बुरा फैसला था, और बहुत पहला फैसला कि रेंजर्स को भेजना और लड़ाई करना इंस्टेड ऑफ नेगोशिएशंस एंड टॉक्स, दैट वाज अ बैड डिसीजन। और उसके बाद फिर ये बंदे जो मारते वो भी बैड डिसीजन, और फिर ये 23 बिलियन देना ये भी बैड डिसीजन। ऑल 3 बैड डिसीजंस। और इसमें गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्व एंड सो वाज द एस्टैब्लिशमेंट। ये जो साहब हैं ये सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर वहाँ आपकी आवाज़ निकल गई तो यहाँ हम अगर हमारे साथ टक्कर ली तो क्या करेंगे। देखिए, ही इज़ राइट, वो सही बात कह रहे हैं। आज अगर पी में जो कि 99% इमरान खान है, ना 80% या 70% नौजवान तबका, जिस किस्म की बातें ये लोग करते हैं, तो ये अगर वहाँ इन्होंने इस किस्म की स्ट्राइक्स होनी शुरू हो गई और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए तो उसको तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। ये वहाँ के जो गवर्नर साहब गए हैं, कुंडी साहब, ही डजंट इवन नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, ही हैज़ नो पावर। और ये जो धमकी है कि जी हम रेंजर्स ले आएंगे, ये अब कोई धमकी नहीं रही। ये इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, वी आर हेडेड फॉर अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और ये जो है ना कि जी फोर्स के ज़रिए हम कंट्रोल कर लेंगे सब कुछ, ये नहीं होगा। और गंडापुर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, आई डोंट अप्रिशिएट गंडापुर साहब ऑन मैनी ओकेजन्स, बट बात वो सही कह रहे हैं। प्रोविंस के जो पैसे हैं, जो उनके पैसे उनको मिलने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, गंडापुर साहब इज़ जेन्युइनली इलेक्टेड, फेयरली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। उनको उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितनी बाकी चीफ मिनिस्टर्स को मिलती है। और तीसरी बात यह है कि अगर उनके जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं तो उनको गवर्नर साहब वहाँ के जो हैं वो धमकियाँ मत दें।
गवर्नर साहब की कोई हैसियत नहीं है। आज अगर गवर्नर साहब का रोटी पानी बंद कर दे चीफ मिनिस्टर तो गवर्नर कांट डू एनीथिंग। और ये जो धमकी है हम गवर्नर्स रूल लगा देंगे, हम ले आएंगे, रेंजर्स ले आएंगे, ये अब वक्त ज़माना ख़त्म हो गया है इस किस्म का। ये 90 की दिहाई नहीं है कि आप धमकियाँ दे के गवर्नर्स रूल लगा देते हैं और अदालतों में फिर घूमते हैं कि जी रेस्टोरेशन हो। यहाँ आवाम इज़ इन अ नास्टी मूड। तो ये सोचना भी नहीं चाहिए कि आप बाय फोर्स या आप बाय धमकी या आप केसेस कर करके जो लोगों के हकूक़ हैं उनको आप ख़त्म करेंगे।